दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कल हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। आज महाराष्ट्र में इलेक्शन की वजह से बाजार बंद था। अब आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल जिसने अपने बिजनेस शुरू कर दिए, एक के बाद एक ऐलान हो रहे, जो अप्रूवल मिलने वो अप्रूवल मिल रहे। यहाँ तक कि पेमेंट एग्रीगेटर का इनको लाइसेंस मिल चुका है। अब बहुत जल्दी ये पेमेंट की सारी सेवाएं शुरू कर पाएंगे और इंश्योरेंस के बिजनेस में कंपनी ब्लैक रॉक का साथ मिल चुका है, तेजी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि बजाज अलायंस ग्रुप के अलायंस भी इनके साथ में पार्टनर बनने को फिलहाल तैयार दिख रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी तैयारी हो रही है जियो फाइनेंशियल, जिसका पी रेशियो बहुत हाई है। इसी को लेकर लोगों को डर लगता है कि ये स्टॉक तो महंगा है इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है या फिर आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी गुड न्यूज़ है इसके लिए जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो देख सको कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 319 पर। क्लोजिंग देख सको कि मंडे को 318 के आसपास थी। इंट्राडे में 323 का हाई भी बना, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई स्टॉक ने। लेकिन जैसे कि आप देखिए बाजार ऊपर के लेवल से नीचे आया, जहाँ पे 1000 पॉइंट की बाजार में तेजी थी, वो बाजार 200 पॉइंट के तेजी के साथ क्लोज दिया। उस हिसाब से इसका जो प्राइस भी नीचे आई और 317 का इंट्राडे में लो भी बना, यानी स्टॉक कुछ समय के लिए गिरावट की चपेट में गया। लेकिन अंत में क्लोजिंग 319 के आसपास रही, जहाँ पे 0.14% की तेजी थी। तो बाजार के साथ की वजह से, जो न मिलने की वजह से थोड़ा सा दबाव में स्टॉक जरूर आया। लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है, यही सबसे बड़ी बात है। तो देखो कि ये 5 नवंबर को स्टॉक 321 के आसपास था, जहाँ पे 0.64% की तेजी बनी थी। और 6 नवंबर को स्टॉक आ गया 326 के आसपास, काफ़ी अच्छी तेजी देखी, करीब 1.27% की। उसके बाद में इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और 5 ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त गिरावट हुई और नतीजा ये कि यहाँ पर भी करीब 9% की भारी गिरावट हुई। सभी के सभी स्टॉक धराशायी हुए उस समय, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सेंसेक्स में गिरावट हुई। ऐसे में कोई बच नहीं पाया, तो 9% की गिरावट यहाँ पर भी हुई। लेकिन देख सकते हो कि 14 नवंबर को स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया। जो स्टॉक 299 पे पहुँच गया था 13 नवंबर को, 300 के सपोर्ट को भी तोड़ दिया था। लग रहा था कि पैनिक सेलिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट दूसरे दिन ही देखें तो फिर से एक जबरदस्त बाउंस बैक दिया, स्टॉक पहुंच गया फिर से 318 पे और एक ही दिन में 6% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। यानी जो 9% की गिरावट थी उसमें 6% की रिकवरी सिर्फ एक दिन में हो गई। उसके बाद 18 नवंबर को देखें तो स्टॉक 318 के आसपास है, जहाँ पे 0.14% की तेजी बनी। और 19 नवंबर को 319 के आसपास आए, जहाँ पे 0.17% की तेजी। भले ही तेजी हल्की हो, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब इसने जो निचले लेवल बता दिया है और यहाँ से एक अच्छी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अब जो इसके लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज यही है कि यहाँ पे अब एफ एंड ओ में ट्रेड करेगा जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो 29 नवंबर से देख सकते हो कि एफ एंड ओ में अवेलेबल होगा ये, और लोग इसको एफ एंड ओ में खरीद पाएंगे। तो देखो कि किसी स्टॉक के अंदर जो उठापटक वॉल्यूम की कम होती है या फिर प्राइस में अप डाउन बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, उसी को एफ एंड ओ में जगह मिलती है। और जियो फाइनेंशियल उस जगह पे बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। उस वजह से जियो फाइनेंशियल को अब एफ एंड ओ में शामिल किया गया। 29 नवंबर से एफ एंड ओ में ट्रेड करेगा। और नतीजा ये है कि एफ एंड ओ में आने से सीधा इसको फ़ायदा ये हुआ कि अब निफ्टी 50 का भी हिस्सा बनने को ये तैयार है, क्योंकि जो एफ एंड ओ में शामिल होता है उसी को निफ्टी 50 में लिया जाता है। तो अब देख सकते हो कि मार्च 2025 से जो इसका रिव्यू होगा और ये जब निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा तो काफ़ी बड़ा निवेश आने की संभावना बन गई है। यानी देख सकते हो कि करीब यहाँ पे एफ एंड ओ में शामिल होने से 2 कंपनियों को शामिल करने की संभावना बन गई प्रबल, जिसमें जोमेटो और जियो फाइनेंशियल है। तो जोमेटो के अंदर $661 मिलियन का नया निवेश आ सकता है और जियो फाइनेंशियल सर्विस में $403 मिलियन का नया निवेश आएगा। तो ये बहुत बड़ा भारी निवेश आएगा, जिससे शेयर की प्राइस बढ़ने की उम्मीद भी जगेगी। तो यहाँ पे देखो कि जियो फाइनेंशियल के लिए करीब देख सकते हो कि एक संभावना पॉजिटिव बन चुकी है कि अब ये निफ्टी 50 में भी जाएगा और साथ में एफ एंड ओ में भी इसी महीने के शुरुआत में ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है। अब यहाँ पे एंजल वन ब्रोकिंग फर्म की तरफ से देखें तो मार्केट एक्सपर्ट ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। 318 रुपये के आसपास खरीदारी की उन्होंने कहा है और इसका जो टारगेट दिया वो 360 रुपीज़ का है। तो काफ़ी शानदार टारगेट निकल के आ रहा है। अगर 360 तक चला गया तो ये अपनी जो पुरानी हाई है 394 उसको भी
ब्रेक कर सकता है, वो संभावना बन जाती है क्योंकि 350 के ऊपर एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा। वैसे इसमें 294 का स्टॉप लॉस लगा देना है क्योंकि अगर स्टॉक इससे नीचे जाता है तो फिर पैनिक सेलिंग भी शुरू हो सकती है। तो करंट लेवल से 13% के रिटर्न की संभावना व्यक्त की है, एंजल वन ने खरीदारी की सलाह दी है। अब एक बार हम इसके रिजल्ट को भी देख लेते हैं, रिजल्ट में क्या संभावना बनी है इस बार। तो बात कर ले रिवेन्यू की, तो 480 करोड़ का रिवेन्यू था जून क्वार्टर में, यानी क्वार्टर वन में, जो सितंबर में बढ़ के 920 करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगभग डबल हुआ है रिवेन्यू। ये बहुत बड़ी जीत है, एक तरह से देख सकते हो कि इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। उसी हिसाब से खर्च भी डबल हुआ है। 74 करोड़ का खर्च था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 140 करोड़ के आसपास आया, लेकिन जो खर्च है वो रिवेन्यू के मुकाबले काफ़ी कम है। इससे एक बात समझ सकते हो कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो कि 344 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो क्वार्टर टू में देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 553 करोड़ तक पहुँच गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 82% था क्वार्टर वन में, जो क्वार्टर टू में 80% के आसपास, यानी ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ है। अदर इनकम देखें तो 62 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 226 करोड़ के आसपास रही, यानी इस बार अदर इनकम कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मिली है। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 400 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 773 करोड़ तक पहुंच गया है। और यहाँ पे अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 330 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट थी जून क्वार्टर में, जो देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 689 करोड़ तक पहुँच गई। तो लगभग डबल हुई है, प्रॉफिट में वृद्धि हुई है अच्छी खासी, ये बहुत बड़ी बात है। ईपीएस जो 0 था क्वार्टर वन में, जो क्वार्टर टू में 1 पर आ गया है। कुल मिला के रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। इसके प्रदर्शन को देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से प्योर कंपनियों की तुलना में जियो फाइनेंशियल का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। जियो फाइनेंशियल ने 48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि बजाज फाइनेंस ने इस दौरान सिर्फ 0.16% की तेज़ी बताई है, और श्रीराम फाइनेंस ने 42% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो विनर आपको बिल्कुल यहाँ पे जियो फाइनेंशियल दिखाई देगा। अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो 6 मंथ में जियो फाइनेंस ने 11% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बजाज फाइनेंस में 0.56% की तेज़ी बनी है, और श्रीराम फाइनेंस 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो 6 मंथ के हिसाब से विनर श्रीराम फाइनेंस है। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 मंथ की, तो 1 मंथ के हिसाब से जियो फाइनेंशियल में देख सकते हो कि 3% की गिरावट है, बजाज फाइनेंस में 12% की बड़ी गिरावट हुई है, और श्रीराम फाइनेंस में 15% की ज़बरदस्त गिरावट हुई है। तो यहाँ पे लूज़र आपको बिल्कुल देख सकते हो कि श्रीराम फाइनेंस दिखा देगा, जो 6 महीने पहले अगर आप देखें तो बेहतर किया था, अब इस यहाँ पे जाके इसमें भारी गिरावट हुई है। और अगर हम यहाँ पे अब देखें कि 1 वीक के रिटर्न की बात करें तो जियो फाइनेंशियल ने 6% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान बजाज फाइनेंस में 4% की गिरावट हुई है, और श्रीराम फाइनेंस में 1% की गिरावट है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस के मुकाबले जियो फाइनेंशियल का प्रदर्शन बेहतर रहा है पिछले एक साल में, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय ये बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। जैसे बिजनेस शुरू होंगे इसकी प्राइस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।